आहेत ना रेडी सगळे? चला तर मग विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विषय मराठी घटक स्थूल वाचन उपघटक काझीरंगा हा पाठ शिकणार आहोत. विद्यार्थ्यांनो, काझीरंगा हा शब्द ऐकल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण झाला असेल, काझीरंगा म्हणजे नेमकं काय? तर बघा विद्यार्थ्यांनो, काझीरंगा हे आसाममध्ये असलेलं खूप मोठं अभयारण्य आहे. भारतातलं खूप मोठं अभयारण्य आहे. भारतातलं नव्हे, जगातलं. वर्ल्ड हेरिटेज साइट काझीरंगा नॅशनल पार्क. चला तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण या पाठाविषयी माहिती पाहणार आहोत. सुरुवातीला पाठाचे प्रस्तावना लेखकाविषयी माहिती पाहूया. पाठ परिचय. काझीरंगा स्थूल वाचन. लेखक आहेत वसंत अवसरे. लेखकाने अनेक प्रवास वर्णनं त्या ठिकाणी त्यांनी लिहिलेली आहेत. त्या प्रवास वर्णनांपैकी आता प्रवास वर्णन म्हटलं तर काय, तर आपण जो प्रवास करतो तो प्रवास करून आल्यानंतर त्याची लिहिलेली माहिती. एखाद्या स्थळाला भेट दिल्यानंतर त्या स्थळाची इत्थंभूत अचूक जशीच्या तशी लिहिलेली माहिती त्याला म्हणतात प्रवास वर्णन. तर अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी लेखकाने प्रवास वर्णनं लिहिलेली आहेत. ज्या ज्या प्रदेशात ते गेले त्या त्या प्रदेशाच्या लोकजीवनाचं सूक्ष्म म्हणजे एकदम बारकाईनं त्यांनी अवलोकन केलं, त्याचं चिंतन केलं, मनन केलं आणि मग त्याचं विश्लेषण केलं. तर बघा, असेच लेखक आसाम मधील काझीरंगा या अभयारण्याला त्या ठिकाणी ते भेट देण्यासाठी गेले होते. या ठिकाणची भेट त्यांनी त्या ठिकाणी केलेली होती. लेखक जो है काजीरंगा अभयारण्य जो है उसे विजिट करने के लिए गए थे और वहां का वर्णन उन्होंने इस लेसन में किया है. देखते हैं क्या बताया है उन्होंने इस लेसन में. ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठात लेखक वसंत अवसरे यांनी त्या ठिकाणी काझीरंगा अभयारण्याच्या जंगल सफारीचे वर्णन केलेले आहे. इट मीन्स in this lesson the author shares his exciting experience of visiting the Kaziranga National Park. अभयारण्य मतलब सेंचुरी. अभयारण्य मतलब सेंचुरी. He further described the prominent animals spotted over there like the one on the elephant, cattle, hare, deer, etc. So the Kaziranga National Park in Assam is a pride of India. काझीरंगा अभयारण्य हे त्या ठिकाणी आपल्या देशासाठी देशाचे एक भूषण आहे ते. Several species of birds and animals are found here in large numbers. The Assam muskie from the monkey family is found only in Assam. या अभयारण्यामध्ये अनेक जातीचे प्रजातीचे पक्षी त्या ठिकाणी आढळतात. मग त्याच्यामध्ये एकशिंगी गेंडा असेल, हत्ती असतील, गाय वगैरे असतील, सारंग असतील, खूप सारे प्राणी त्या ठिकाणी आढळतात. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, पाहूयात काय आहे या पाठामध्ये. सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे. लगभग 265 किलोमीटर चौरस किलोमीटर एरिया में, इतने बड़े एरिया में ये काजीरंगा अभयारण्य है. और इतना बड़ा ये अभयारण्य इतनी बड़ी जगह पर आसाम में है, आसाम राज्य में है. एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशुपक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाही. अगर अफ्रीका इस कंट्री को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में भी कहां पर भी इतने पशु पंछी मिल नहीं सकते हैं. इतने सारे प्राणी, इतने सारे पंछी आसाम में हमें मिलते हैं. या तो अफ्रीका या तो आसाम, इन दोनों जगह पर ही, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं मिलते हैं वो प्राणी, हमें आसाम में मिलते हैं.
इतकेच नव्हे तर आसाममध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेच आढळत नाही. इतना ही नहीं, राइटर यहाँ पर बताते हैं कि आसाम में जो प्राणी हमें दिखाई देते हैं, जो पंछी हमें दिखाई देते हैं, वो दुनिया के किसी भी जगह पर, किसी भी अभयारण्य में, किसी भी सेंचुरी में हमें पाए जाते नहीं है, दिखाई नहीं दिए जाते, जो आसाम में है. हुलॉक नावाचा एक पुच्छवाहन वानर फक्त आसामातच आढळतो. वानर मतलब मंकी, पुच्छविन मतलब बिना पूछ वाला. राइटर यहाँ पर बताते हैं हुलॉक हुलॉक इस जाति का एक जो वानर है, एक जो मंकी है, वो सिर्फ आसाम में ही दिखाई देता है, अदर कहीं पर दिखाई देता नहीं है. देखिए यहाँ पर मैंने एक फोटो आपको दिखाया है. ये जो मंकी है इसको पूछ ही नहीं है, ऐसा बिना पूछ वाला ये वानर सिर्फ आसाम में ही पाया जाता है, अदर कहीं पर नहीं. ये आसाम का काजीरंगा अभयारण्य का खास फीचर है, वैशिष्ट्य है कि जो प्राणी काजीरंगा अभयारण्य में दिखाई देते हैं वो कहीं और दिखाई देते नहीं है. भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही. ये हुलॉक मंकी इंडिया के कहीं भी किसी भी नेशनल पार्क में पाया जाता नहीं है, कहीं पर भी उसकी वस्ती नहीं है. त्याचे हुलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे और उसका हुलॉक ये जो नेम है वो भी उसके आवाज से ही नाम उसको रखा गया है. आसामचं वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एकशिंगी गेंडा. आसाम का फीचर बताने वाला दूसरा जो प्राणी है वो है एकशिंगी गेंडा. देखिए मैं इसका एक फोटो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ. एक शिंगी गेंडा मतलब उसके देखो नाक के ऊपर एक ही शिंग आया हुआ है, ऐसा ये प्राणी है और ये आसाम का दूसरा फीचर्स है. आसाम इस सरकार ने इसको राज्य का प्रतीक माना गया है. म्हणजेच काय तर राज्य सरकारने त्याचं प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी पुतळे उभारलेले आहे. सगळ्यात जगातील मोठ्या प्राण्यांपैकी सबसे बड़े प्राणी में से ये 4th नंबर इसका आता है. ये है एक शिंगी गेंडा. इतना ही नहीं, उसका जो सींग है ना उसकी बाजार में कीमत बहुत है, बहुत ज्यादा कीमत है. इसका और एक खास वैशिष्ट्य हमें आगे देखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही. लेकिन ये प्राणी, ये एक शिंगी गेंडा बहुत ही होनहार, बहुत ही होशियार और अच्छा प्राणी है. राज्याचे प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आहेत. आसाम राज्य ने इस एक शिंगी गेंडा को राज्य का प्रतीक माना गया है, जिसके कारण उसके स्टैच्यू, पुतळे मतलब स्टैच्यू, हर जगह पर आसामी स्टेट में हर जगह जगह पर खड़े किए गए हैं. कुणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला जावा. कोई कहेगा अरे ये इसको कोई दिमाग ही नहीं, कोई बुद्धि ही नहीं है, इसको राज्य का प्रतीक ऐसे क्यों माना गया. लेकिन राइटर क्या कहते हैं देखो, पण प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नहीं. हमें ऊपर जनरली जितना लगता है उतना वो प्राणी बेकार नहीं है. कोणातरी इंग्रजी कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा श्रेष्ठ आहे ते दाखवले आहे. एक इंग्रजी ऑथर है, इंग्लिश राइटर है, जिसने इस एक शिंगी गेंडा के ऊपर छोटी सी कविता बनाई है. लेकिन उस कविता में उन्होंने ये बताया है कि ये जो गेंडा है इंसान से भी महान है, इंसान से भी वो अच्छा है. नेक्स्ट, एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फरक असतो. राइटर क्या कहता है, किसी चीज का स्टैच्यू देखना और उसको डायरेक्टली देखना, इन दोनों में अंतर है. मी तर गेंडा व त्याच्याबरोबर आसामातले इतर पशु पक्षी ही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काजीरंगाला आलो होतो. राइटर कहते हैं मैं गेंडा और आसाम के इतर पाले पंछी मुझे देखने के लिए मिले, नजदीक से देखने के लिए मिले, इसलिए मैंने काजीरंगा में विजिट की थी. अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात. नेशनल पार्क में जो प्राणी, जो पंछी अगर हमें देखना है, या तो अर्ली मॉर्निंग, सकाळी सकाळी लवकर मतलब अर्ली मॉर्निंग, किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी ऍट द सनसेट टाइम, सूर्यास्ताच्या वेळी आम्हाला ते पाहायला मिळतात. आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला. पहले दिन, एक दिन शाम को, उसी दिन राइटर जब जहां गए थे उसी दिन बहुत सारी बारिश हुई थी. तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो. अगर बारिश ऐसे ही चालू रही,
शुरू रही तो जंगल में घूमने के लिए जाना मुश्किल है. पण माझे नशीब जोरदार होते. लेकिन मेरा लक फॅक्ट बहुत ही अच्छा था. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते. निरभ्र मतलब स्वच्छ था. आसमान में बादल बिदल कुछ नहीं थे. एकदम साफ था. पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते. पूरब दिशा की ओर से आने वाली हवा भी इतनी शांत थी कि अगर हम लोग जंगल में घूमने के लिए भी जाएंगे तो हमारा जो स्मेल है, जानवर देखो इंसानों की आहट से, उनकी स्मेल से तुरंत पहचान जाते हैं कि कहीं नजदीक कोई आया है. तो वो स्मेल भी उनको जाना मुश्किल था. काझीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे. कर्दम भूमी मतलब मडेड, टोटली मड. राइटर यहाँ पे कहता है काजीरंगा की जो भूमि है, जमीन जो है एकदम मार्शलैंड है. मार्शलैंड मतलब मोस्ट ब्रॉड लीफ ऑफ फॉरेस्ट. काजीरंगा एकदम कीचड़ से भरी हुई है. कैसे देखो, इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच. यहाँ पर कमर पर लगे इतना चिखल कीचड़ वहां पर होता है. और इतने बड़े कीचड़ में इंसान को चलना मुश्किल है, नामुमकिन है. इंसान चल ही नहीं सकता है. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो. और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो घास है इतनी बड़ी बड़ी होती है कि इसमें से अगर कोई इंसान हत्ती के ऊपर बैठे और हत्ती उस ग्रास में से चले तो भी वो दिखाई देगा नहीं. इतना बड़ा मार्शलैंड यहाँ पर है. देखो आगे, प्रवाशांना या जंगलातून फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तयार ठेवले आहेत. और काजीरंगा इस नेशनल पार्क में जो ट्रैवलर्स आते हैं, जो प्रवासी घूमने के लिए आते हैं, नेशनल पार्क देखने के लिए आते हैं, उन लोगों को नेशनल पार्क देखने के लिए आसाम इस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 15 से 20 जो हत्ती है, एलिफेंट है, उनको ट्रेनिंग देके रखा है ताकि लोग उसके ऊपर बैठेंगे और पूरी जंगल की सफर करेंगे. हे हत्ती वन्य पशूंना घाबरत नाहीत व दाट गवतातूनही ते मार्ग काढू शकतात. इन हत्तियों की खासियत यह है कि ये बाकी किसी जंगली प्राणियों को डरते नहीं. वन्य पशु मतलब जंगली प्राणी, किसी को डरते नहीं. और घने ग्रास में से भी, दाट दाट मतलब घना, घने ग्रास में से भी वो रास्ता निकालते हैं. साधारणतः असा समज आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो. ऐसे कहते हैं कि गेंडा है हत्ती के ऊपर हमला कर सकता है, पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देने वन्य पशूंच्या रक्तातच नसते. लेकिन किसी को त्रास देना चाहिए, किसी को सताना चाहिए, ये प्राणियों के खून में नहीं होता है. मतलब जानबूझकर किसी को परेशान करना ये जंगली प्राणियों के खून में नहीं है. देखो, नहीं तो बच्चों हम लोग स्कूल में बैठते हैं तो किसी को चिमटी काटते हैं, किसी को करकटक से मारते हैं, किसी को ऊपर पेपर का बॉल करके फेंकते हैं. लेकिन जानबूझ के ये जंगली प्राणी किसी को भी परेशान करते नहीं है. क्वचित केव्हा तरी एखादा एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला निघतो. कभी कभी मतलब एकदम रेयरली कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एक गेंडा जो है एक शिंगी गेंडा है, किसी के ऊपर हमला कर सकता है. पण एकलकोंडेपणाचे पर्यवसन 63 झाले नाही तर 90. मतलब ये गेंडा ऐसा प्राणी है, वो हमेशा अकेला रहता है. और अकेला रहने से कारण कभी कभी हो सकता है कि वो किसी के ऊपर हमला करेगा. जंगलातील प्रचंड काय प्राण्यात भारतातील एक शिंगी गेंड्याचा 4था नंबर लागतो म्हणतात. मैंने देखो बच्चों पहले ही बताया, जग में पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े प्राणी है, सबसे हाईएस्ट बड़े जो प्राणी है उसमें से एक शिंगी गेंडा का 4th नंबर लगता है. पहिल्या तिघांत आफ्रिकी हत्ती, भारतीय हत्ती, आफ्रिकेतला सफेद गेंडा यांचा समावेश आहे. देखो उसका सीक्वेंस कैसा है. फर्स्ट अफ्रीका का हत्ती सबसे बड़ा प्राणी, देन सेकंड इंडियन एलिफेंट, देन थर्ड अफ्रीका का व्हाइट गेंडा, सफेद गेंडा, और फोर्थ ये इंडिया का एक शिंगी गेंडा. ऐसा उनका नंबर लगता है. तो बच्चों हम लोगों ने आज इस लेसन का पार्ट 1 हम लोगों ने देखा है. बाकी का जो पार्ट है, पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा. तब तक ये जो लेसन जहां तक हुआ है आप उसको बी केयरफुली अपने टेक्स्ट बुक में से रीड करो. इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर भी पीडीएफ में देता हूँ. तो आप एक काम करना है, अपनी नोटबुक में जो होमवर्क की नोटबुक है, उस होमवर्क की नोटबुक में लेसन का नाम,
राइटर का नाम लिख के वहां पर वो 2 क्वेश्चन आंसर्स हमें लिखना है। चलेगा बच्चों? थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का बचा हुआ पार्ट देखेंगे।